हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 कंप्लीट सिलेबस करवाया जा रहा है। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की चलती है रिवीजन सीरीज। जनरल पेपर 1 और पेपर टू कॉमर्स की यूट्यूब पे कंडक्ट हो रही है। इवन टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ अवेलेबल है, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस की ऑलरेडी हम कर रहे हैं। आज हमारी लास्ट क्लास होगी और इससे हमारी जो यूनिट 4 है बिजनेस फाइनेंस की वो कंप्लीट हो जाएगी। सो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। देखो, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जिसमें ट्रेडर्स डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट्स में प्राइस डिफरेंसेस को एक्सप्लॉइट करके रिस्क फ्री प्रॉफिट्स बनाते हैं। ये मार्केट इनएफिशिएंसी को करेक्ट करता है और प्राइसेस को अलाइन रखता है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट करती हैं, उनके कैश फ्लोज कंसीडर करती हैं, एक्सचेंज रेट रिस्क कंसीडर करती हैं, पॉलिटिकल रिस्क को कंसीडर करती हैं और कैपिटल एलोकेशन करती हैं। दोनों कॉन्सेप्ट्स ग्लोबल फाइनेंस के कोर हैं। आर्बिट्रेज शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए और जो कैपिटल बजटिंग है ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो दोनों को हम डिटेल में करने जा रहे हैं। बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल आर्बिट्रेज, उसमें प्राइस डिफरेंसेस, उसके मैकेनिज्म, स्ट्रेटजीज और सीक्वेंस क्या है। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एपीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, रिस्क प्रीमियम्स और फैक्टर सेंसिटिविटीज देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक फर्स्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। व्हाट इज इंटरनेशनल आर्बिट्रेज? इंटरनेशनल आर्बिट्रेज एक फाइनेंशियल टेक्टिक है जिसमें ट्रेडर्स डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट में प्राइस डिस्क्रिपेंसीज का फायदा उठाते हैं टू मेक रिस्क फ्री प्रॉफिट। ये इन्वॉल्व करता है साइमल्टेनियस बाइंग और सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। करेंसीज की हो सकती है, कमोडिटीज की हो सकती है डिफरेंट मार्केट्स में जहां प्राइसेस में डिफरेंस है। इस प्रोसेस का जो एंड गोल है मार्केट इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करना और प्राइसेस को ग्लोबली अलाइन करना। ठीक है, अब ये होता क्यों है? देखो, नंबर 1, प्राइस डिफरेंसेस। सेम या सिमिलर एसेट के प्राइस डिफरेंट मार्केट्स में अलग अलग होते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? एक तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, लाइक मान लो यूएस डॉलर और इंडियन रुपी एक मार्केट में 88, दूसरे में 88.5 हो सकता है। सेकेंड, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, यूएस में 5% रेट्स हैं और इंडिया में 6.5% है, इसके कारण हो सकता है। टैक्सेशन डिस्पैरिटीज, टैक्स रूल से प्राइसेस कहीं ना कहीं वेरी करते हैं। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स, कैपिटल कंट्रोल्स या ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शंस से ये डिफरेंस अराइज होता है। मेन आइडिया ये की है, आर्बिट्रेटर अंडर वैल्यूड एसेट को एक मार्केट में खरीदता है और उसको हायर प्राइसेस पे दूसरे मार्केट में बेचता है, इंस्टेंटली प्रॉफिट को अपने लॉक कर लेता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊं, यूएस डॉलर और इंडियन रुपी मुंबई मार्केट में 88 है और लंदन मार्केट में 88.4 है। आर्बिट्रेटर मुंबई से यूएस डॉलर खरीदता है और लंदन में बेचता है और जो 0.4 इंडियन रुपीस पर यूएस डॉलर है वो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो मार्केट एफिशिएंसी आती है, आर्बिट्रेज प्राइसेस को अलाइन करता है जिससे इनएफिशिएंसीज रिड्यूस होती हैं, लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड, प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, ट्रेडर्स के लिए ये रिस्क फ्री गेम्स होते हैं, सो वो इनको प्रेफर करते हैं। अब आगे आता है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेज। नंबर 1, प्राइस डिफरेंसेस। आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज तब बनती हैं जब आइडेंटिकल या सिमिलर एसेट्स के प्राइस डिफरेंट मार्केट में अलग अलग होते हैं। ठीक है, रीजन में एक्सचेंज रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, टैक्सेस, रेगुलेशंस, ये सारी डिफरेंट होंगी। ठीक है जी। फिर आता है आपके पास आर्बिट्रेज मैकेनिज्म। प्रोसेस में आर्बिट्रेटर अंडर वैल्यूड एसेट खरीदता है एक मार्केट से और ओवर वैल्यूड प्राइस पे दूसरे मार्केट में वो बेचता है। ये साइमल्टेनियस होता है ताकि मार्केट रिस्क को अवॉइड किया जा सके। ट्रेडिंग जारी रहती है जब तक प्राइस डिफरेंस खत्म नहीं हो जाता। ठीक है जी। फिर आता है रिस्क फ्री प्रॉफिट्स। आर्बिट्रेज मार्केट रिस्क नहीं लेती, प्रॉफिट ग्रंटेड होता है क्योंकि ट्रेड्स इंस्टेंट होते हैं, यानी कोई वेट करने की जरूरत ही नहीं। अपॉर्चुनिटीज शॉर्ट लिव्ड होती हैं क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स जल्दी एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है जी। लास्ट आता है आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजीज। अगर इसमें मैं बताऊं, स्पेशल आर्बिट्रेज, ज्योग्राफिकली सेपरेटेड मार्केट्स में जो प्राइस डिफरेंसेस होते हैं ये वो है बेसिकली गोल्ड का इंडिया में और यूएस में प्राइस। ठीक है। स्टैटिस्टिकल आर्बिट्रेज, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल से प्राइसिंग अनोमलीज आइडेंटिफाई करना, ये इस स्ट्रेटजी के थ्रू होता है। आपका स्टॉक पेयर ट्रेडिंग इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज,
तीन करेंसीज को एक्सचेंज रेट में डिस्क्रिपेंसी, यानी तीन करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है अगर उसमें डिफरेंसेस हैं, लाइक यूएस डॉलर, यूरो, अपना ब्रिटिश पाउंड लगा लो, और अगेन यूएस डॉलर में, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। अब आगे चलते हैं, होप सो जितना करवाया आपको समझ आ गया होगा। अब ये अगेन एक प्रीवियस क्वेश्चन है, सीक्वेंस क्या है इंटरनेशनल आर्बिट्रेज ऑपरेशन का। आर्बिट्रेज एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये आपको बेसिकली जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने आपको स्टेप दे दिए थे, वो कहते थे आप इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में या एक सीक्वेंस में अरेंज करो। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी। आर्बिट्रेटर मार्केट में प्राइस डिस्क्रिपेंसी ढूंढता है यूजिंग रियल टाइम डाटा या एल्गो टूल्स को यूज किया जाता है, ठीक है। सेकंड, रिव्यू द ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रेडिंग कॉस्ट चेक करना बहुत जरूरी है अगर आप प्रॉफिट को चाहते हो। ट्रेडिंग कॉस्ट बेसिकली आपकी ब्रोकरेज, टैक्स या फॉरेक्स फीस किसी भी रूप में हो सकती है। थर्ड आता है परचेज द एसेट। अंडर वैल्यूड एसेट को लो प्राइस मार्केट से खरीदना, दैट इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ आता है सेल द एसेट। एसेट को हाई प्राइस मार्केट में बेचता है, ठीक है। अब लास्ट आएगा प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन के बाद प्रॉफिट आर्बिट्रेटर के अकाउंट में चला जाता है, लाइक जो उसने कम वैल्यू पे खरीदा, हायर वैल्यू पे सेल किया, जो डिफरेंस है कॉस्ट माइनस करने पर दैट विल बी द प्रॉफिट, वो आर्बिट्रेटर का होगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आती है अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, एपीटी। आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एक एसेट प्राइसिंग मॉडल है जो कहता है कि एसेट के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मल्टीपल मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से ड्रिवन होते हैं, ठीक है। ये आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को एज्यूम करता है जो प्राइसेस को इक्विलिब्रियम में रखते हैं। अगेन इसका एक लॉजिकल सीक्वेंस आता है जो पेपर में पूछा जाता है। नंबर 1, आइडेंटिफाई द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला स्टेप है रेलेवेंट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना जो एसेट रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इनमें जैसे नंबर 1, इंटरेस्ट रेट, हायर रेट स्टॉक रिटर्न्स को हिट करते हैं, ठीक है जी। इन्फ्लेशन रेट्स, हाई इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर को आपकी कम कर देती है। थर्ड, जीडीपी ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इक्विटी रिटर्न्स बूस्ट करती है। चौथा है एक्सचेंज रेट्स, करेंसी फ्लक्चुएशंस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं असर डालती है। सेकेंड स्टेप आता है एस्टिमेट द रिस्क प्रीमियम फॉर फैक्टर्स। हर फैक्टर के लिए रिस्क प्रीमियम एस्टिमेट किया जाता है। ये एक्स्ट्रा रिटर्न है जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। अगर इसका मैं प्रोसेस बताऊं, हिस्टोरिकल डाटा से फैक्टर और एसेट रिटर्न्स के रिलेशनशिप का एनालिसिस किया जाता है डिटेल में। फॉर्मूला की बात करें, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस सम ऑफ फैक्टर सेंसिटिविटी टाइम्स फैक्टर रिस्क फ्री, दैट इज द फॉर्मूला। ये वैसे आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। स्टेप 3 पे चलते हैं, एस्टिमेट फैक्टर सेंसिटिविटीज। फैक्टर सेंसिटिविटीज कैलकुलेट किए जाते हैं जो बताते हैं कि एसेट रिटर्न्स कितने रिस्पॉन्सिव हैं टू ईच फैक्टर। बेसिकली जो आपके फैक्टर सेंसिटिविटीज होते हैं ये बेटास होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टाटा मोटर्स स्टॉक का इन्फ्लेशन बेटा 0.8 है, इंटरेस्ट रेट बेटा 1.2 है, मतलब इन्फ्लेशन 1% बढ़ेगी तो जो स्टॉक का रिटर्न है वो 0.8% से घटेगा, ठीक है, या गिरता है। अब बात आती है ईबीटी क्यों इंपॉर्टेंट है। हेल्प करते हैं इन्वेस्टर को एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को प्रेडिक्ट करने में। जो आपकी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज है ये उनको आइडेंटिफाई करती है जब एसेट्स मिसप्राइस्ड होते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं अगेन प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट इज मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस है जिसमें कंपनीज मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवेल्युएट और सेलेक्ट करते हैं। ये इन्वॉल्व करता है कैश फ्लोज, कॉस्ट आती है, रिस्क आते हैं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का डिटेल एनालिसिस। इसमें क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज कंसीडर की जाती हैं जैसे एक्सचेंज रेट्स डिफरेंसेस, पॉलिटिकल रिस्क और कंट्री स्पेसिफिक कॉस्ट को भी काउंट ऑन किया जाता है। अब ये डिफरेंट क्यों है? नंबर 1, क्रॉस बॉर्डर फैक्टर्स। लोकल प्रोजेक्ट्स के मुकाबले ज्यादा रिस्क और वेरिएबल्स होते हैं क्रॉस बॉर्डर में। एक्सचेंज रेट्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, एमएनसीज अपने ग्लोबल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स अलाइन करती हैं, ठीक है जी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, टाटा मोटर्स यूके में ईवी प्लांट लगाने का डिसीजन इवेल्युएट करती है कंसीडरिंग ब्रिटिश पाउंड एंड इंडियन रूपी फ्लक्चुएशंस और ब्रेक्जिट रेगुलेशंस जो वहां एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। अब कुछ की कंसीडरेशंस आती हैं मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग में, जिसमें नंबर 1, कैश फ्लो एस्टिमेशन।
एस्टिमेशन। एक्यूरेट कैश फ्लो प्रोजेक्शंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, आपको कंसीडर करना पड़ेगा रेवेन्यूज को, लोकल मार्केट में सेल्स हो रही हैं और जो आपको एक्सपोर्ट से इनकम हो रही है। एक्सपेंसेस में आपको प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर और जो टैक्सेस पे कर रहे हो उनको कंसीडर करना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस में कैश फ्लोज को लोकल करेंसी से पेरेंट करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। इन्फ्लेशन, लोकल इन्फ्लेशन रेट कैश फ्लो वैल्यू को हिट करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है रिपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस, कंट्री में प्रॉफिट्स ट्रांसफर पे कोई लिमिट्स है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। प्रोसेस बहुत सिंपल है, कैश फ्लोस लोकल करेंसी में प्रोजेक्ट करो, देन पेरेंट करेंसी में उनको कन्वर्ट कर दो, ठीक है जी। अब सेकंड आता है एक्सचेंज रेट रिस्क। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोस को इम्पैक्ट करते हैं। अब अगर मैं आपको टेक्निक्स बनाऊं इसको असेस करने के लिए, सेंसिटिविटी एनालिसिस डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिनेरियोज को टेस्ट करता है। सिनेरियो एनालिसिस बेस्ट और वर्स्ट केस एक्सचेंज रेट आउटकम्स आपको ये चीज बताता है। थर्ड आती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्री स्पेसिफिक होता है, अब इसके पीछे कारण क्या है? इंटरेस्ट रेट नंबर वन, यूएस में 5%, इंडिया में 6.5%, ये सभी जगह डिफरेंट होंगे। टैक्स रेट, हर एक कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। कंट्री रिस्क, इवन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी डिफरेंट है, उनके लेवल्स डिफरेंट है। प्रोसेस कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट सेट करना अगर आप एनपीवी कैलकुलेशंस करना चाहते हो, ठीक है। चौथा आता है पॉलिटिकल एंड कंट्री रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क की बात करें, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस आते हैं इसमें, इंस्टेबिलिटी आती है, नेशनलाइजेशन आती है। एंड कंट्री रिस्क की बात करें, लीगल सिस्टम, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स प्रिवेल कर रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस जो चल रही हैं वो इसका पार्ट है। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? रिस्क इंश्योरेंस करवाओ, लोकल पार्टनरशिप्स करो या सिनेरियो प्लानिंग करो। लास्ट आता है कैपिटल रैशनिंग एंड कैपिटल एलोकेशन। देखो एमएनसी के पास बहुत लिमिटेड कैपिटल होती है, सो प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अगर आप सक्सेस चाहते हो। टेक्निक्स में अगर बताऊं प्रायोरिटाइजेशन की, प्रॉफिटेबिलिटी रैंकिंग, या तो एनपीवी या आईआरआर बेस्ड रैंकिंग करो, ये हम सारा कुछ ऑलरेडी कर चुके हैं। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स यूज करो, हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स के लिए हायर रेट्स रखो, ठीक है जी। होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, अब कुछ मेजर फैक्टर्स आते हैं जो कैपिटल रैशनिंग को लीड करते हैं। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कैपिटल रैशनिंग तब होती है जब कंपनीज के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं और उन्हें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब इसके पीछे कुछ मेजर फैक्टर्स हैं। नंबर वन, इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट्स, लिमिटेड फंड अवेलेबिलिटी होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हाई होती है और कैपिटल असेस बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, सो आपको बहुत ध्यान से इस चीज का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। सेकेंड, रिलक्टेंस टू ब्रॉडन इक्विटी शेयर बेस, कंपनीज न्यू इक्विटी शेयर इशू नहीं करना चाहती ताकि ओनरशिप डिल्यूशन और कंट्रोल का लॉस ना हो सके और उसको अवॉइड किया जा सके। थर्ड, इनएबिलिटी टू मैनेज, लिमिटेड मैनेजमेंट कैपेसिटी या रिसोर्सेज से एडिशनल कैपिटल इफेक्टिवली यूज नहीं हो पाता, ठीक है जी। एंड लास्ट, डेफिशिएंसीज इन मार्केट इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ रिलायबल डाटा इन्वेस्टर्स को हेजिडेंट बनाता है जिससे कैपिटल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। सो अगर आप बात करें, जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेज और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग है, ग्लोबल फाइनेंस के दो पावरफुल पिलर्स हैं। एंड अगर मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेज की बात करूं, इसमें प्राइस डिफरेंसेस, मार्केट इनएफिशिएंसी से प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी बताता है आपको कैसे बनती है। मैकेनिज्म में साइमल्टेनियसली बाय सेल ट्रेड्स होते हैं, रिस्क फ्री गेन्स देती है ये चीज आपको। स्ट्रेटेजीज में हमने स्पेशल, स्टैटिस्टिकल, ट्रायंगुलर आर्बिट्रेज मार्केट्स को अलाइन करता है, ये सब कुछ कर लिया है। एपीटी, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से एसेट प्राइसिंग आपके आर्बिट्रेज डिसीजंस को गाइड करता है। एंड इन द सेम वे जो आपकी मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग है, कैश फ्लो एस्टिमेशन, क्रॉस बॉर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज को मैनेज करती है। एक्सचेंज रेट रिस्क, सेंसिटिविटी और सिनेरियो एनालिसिस से आपको प्रोटेक्शन मिलती है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंट्री स्पेसिफिक रेट्स, प्रोजेक्ट वायबिलिटी डिफाइन करते हैं, प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं है। पॉलिटिकल रिस्क, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से रिस्क को मिटिगेट करना। कैपिटल राशनिंग, ऑप्टिमल फंड एलोकेशन करने ताकि जो आपकी ग्रोथ पॉसिबल हो पाए, ठीक है। सो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो कंक्लूजन पे तौर पे इंटरनेशनल आर्बिट्रेज और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग ग्लोबल फाइनेंस के गेम चेंजर्स है। आर्बिट्रेज प्राइस डिफरेंसेस से रिस्क फ्री प्रॉफिट्स बनाता है, मार्केट इनएफिशिएंसीज को करेक्ट करता है और जो एपीटी सिस्टमैटिक फैक्टर से प्राइसिंग गाइड करती है।
मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग एमएनसी को क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स इवेल्युएट करने में हेल्प करती है, जिससे कैश फ्लोज, एक्सचेंज रेट रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और कैपिटल एलोकेशन को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, टॉपिक्स हैं ट्रांसफर प्राइसिंग और अगेन मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग को और डेप्थ में स्टडी करते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग दोनों मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए स्ट्रेटेजिक टूल्स हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग एक सिस्टम है जिसमें एमएनसीज अपने सब्सिडरीज या डिविजन्स के बीच गुड्स, सर्विसेज या इंटेंजिबल एसेट के प्राइसेस सेट करते हैं ताकि इंश्योर किया जाए फेयर कॉस्ट एलोकेशन और टैक्स कंप्लायंस को। ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ट्रांसपेरेंट और प्रॉफिटेबल रखते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, वो प्रोसेस है जिसमें एमएनसीज डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट करती है, कंसीडर करती है कैश फ्लोज को, एक्सचेंज रेट रिस्क को, पॉलिटिकल रिस्क को और कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। इसमें पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट, कैपम एनालिसिस और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। प्लस इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जिम बैंक प्रोग्राम्स, प्राइवेटाइजेशन वाया स्ट्रेटेजिक सेल और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स जैसे वाईबी रेडी कमेटी के कंट्रीब्यूशन को भी हम स्टडी करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद इन डिटेल। स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक मेथड है जिसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस अपने सब्सिडरीज या डिविजन्स के बीच गुड्स, सर्विसेज या इंटेंजिबल एसेट्स के प्राइसेस डिटरमाइन करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स यानी जैसे आपके पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स हो गए, ये इंटरनल ट्रांजैक्शंस के लिए प्राइसिंग रूल सेट करते हैं ताकि कॉस्ट और रेवेन्यू फेयरली एलोकेट हो और टैक्स अथॉरिटीज को ट्रांसपेरेंसी मिले। अब ये चीज क्यों की जाती है? एक तो नंबर 1 कॉस्ट एलोकेशन, इंश्योर सब्सिडरी के जो एक्सपेंसेस हैं और प्रॉफिट्स हैं वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट किए जा रहे हैं। सेकंड, टैक्स कंप्लायंस, डिफरेंट कंट्रीज के जो टैक्स रेट से जो एमएनसीज प्रॉफिट शिफ्टिंग है उसको अवॉइड करती हैं। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी, इंटरनल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एमएनसी के ओवरऑल मार्जिन्स को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज करती है। ठीक है, अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, टाटा मोटर्स इंडिया से यूके सब्सिडरी को कार पार्ट्स 100 करोड़ में बेचते हैं। ट्रांसफर प्राइस सेट करना जरूरी है ताकि इंडिया में टैक्स लायबिलिटी और यूके में प्रॉफिट रिपोर्टिंग बिल्कुल फेयर और एक अच्छे तरीके से की जा सके। अब आते हैं आगे कुछ की फीचर्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। नंबर 1, पर्पस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, फेयर एलोकेशन, कॉस्ट और रेवेन्यूज को सब्सिडरी के बीच एक्यूरेटली डिवाइड करना। ठीक है, नंबर फर्स्ट। फिर टैक्स ऑप्टिमाइजेशन, एमएनसीज लो टैक्स जुरिस्डिक्शंस में प्रॉफिट शिफ्ट करने से बचने के लिए फेयर प्राइसेस को सेट करती है। ठीक है, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सब्सिडरीज के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए ये यूज किया जाता है। अगर एग्जांपल दूं, इन्फोसिस यूएस क्लाइंट सर्विसेज के लिए इंडिया यूनिट से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चार्ज करते हैं एट अ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नंबर 1, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, मार्केट बेस्ड प्राइस जो अनरिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शन से कंपेयर होता है, दैट इज अनकंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, सीयूपी। सेकंड, कॉस्ट प्लस मेथड, प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन इसकी मेन फीचर है। रीसेल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस में से फिक्स्ड मार्जिन माइनस कर दो, इसको यूज कर सकते हो। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, प्रॉफिट्स को सब्सिडरीज के कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे स्प्लिट करना इसकी खासियत है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपेयर करना विद द सिमिलर ट्रांजैक्शन, उससे आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। एंड अब बात करें अगर चैलेंजेस की, टैक्स ऑडिट्स, कंट्रीज के टैक्स अथॉरिटीज ट्रांसफर प्राइसिंग को स्क्रूटिनाइज करते हैं ताकि टैक्स इवेजन को प्रिवेंट किया जा सके। अब अगर टैक्स अथॉरिटीज जैसे आईआरएस कह लो, सीबीडीटी कह लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, डिफरेंट कंट्रीज के रेगुलेशंस और मार्केट कंडीशन से प्राइसिंग कहीं ना कहीं बहुत टफ हो जाती है। डिस्प्यूट्स हैं, सब्सिडरीज के बीच प्रॉफिट एलोकेशन पे डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगेन डिटेल में, मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एमएनसीज मल्टीपल कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट और सेलेक्ट करते हैं। ये इन्वॉल्व करता है फाइनेंशियल एनालिसिस प्रोजेक्ट्स की, कंसीडर करता है कैश फ्लोज को, रिस्क को, चाहे वो एक्सचेंज हो, पॉलिटिकल हो, और रिटर्न्स,
बस फोकस एक ही है, ग्लोबल स्ट्रेटजी और कंट्री स्पेसिफिक फैक्टर्स को कंसीडर करना। अब ये चीज कॉम्प्लेक्स क्यों है, कुछ तो कारण होंगे। क्रॉस बॉर्डर वेरिएबल्स, एक्सचेंज रेट्स, टैक्स लॉ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लोकल मार्केट कंडीशंस वेरी करती हैं फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इसी कारण ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स, एमएनसीज अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी गोल्स को अलाइन करती हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर दूं, अदानी ग्रीन जर्मनी में सोलर प्लांट लगाने का डिसीजन इवेल्युएट करते हैं। कंसीडर क्या करते हैं, यूरोप और इंडियन रुपी की फ्लक्चुएशंस को, यूरोप की जो रेगुलेशंस हैं और जो लोकल डिमांड है उस प्रोडक्ट्स को लेके। अब आगे आते हैं कुछ की कंपोनेंट्स ऑफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले कैश फ्लो एस्टिमेशन, एक्यूरेट कैश फ्लो प्रोजेक्शंस बहुत क्रिटिकल है। आपको इसमें रेवेन्यूज को कंसीडर करना पड़ेगा जो लोकल सेल से, एक्सपोर्ट इनकम से हो रही हैं, एक्सपेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को लेके, लेबर को लेके और टैक्सेस की फॉर्म में। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, कैश फ्लो लोकल करेंसी में प्रोजेक्ट किए जाते हैं, देन पेरेंट करेंसी में उनको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है जी। इन्फ्लेशन, लोकल इन्फ्लेशन कैश फ्लो वैल्यू को कितना हिट करती है इसको कंसीडर करो। रीपेट्रिएशन रिस्ट्रिक्शंस, कंट्रीज में प्रॉफिट ट्रांसफर पे लिमिट्स अगर हैं उसको चेक करो, अगर नहीं है तो भी देखो। ऐसे ही मैं सारे आपको करवा चुका हूँ, अगेन एक बार रिपीट करवा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक्सचेंज रेट रिस्क सेकंड, एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो को इम्पैक्ट करती है उसको देखो। इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस, डिफरेंट एक्सचेंज रेट सिनेरियोज को टेस्ट करना, सिनेरियो एनालिसिस, बेस्ट और वर्स्ट केस आउटकम्स को चेक करना, हैजिंग, इसमें फॉरवर्ड ऑप्शंस का यूज करना फॉर प्रोटेक्शन। थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंट्री स्पेसिफिक होती है, इसके क्यों कंट्री स्पेसिफिक है, इंटरेस्ट रेट्स के कारण। मान लो देखो जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो वेरी करते हैं, यूएस में 5% है, इंडिया में 6.5% है। जो टैक्स रेट्स हैं, डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर्स हर कंट्री में प्रिवेल करते हैं। कंट्री रिस्क, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के लेवल्स भी डिफरेंट है। कंट्री स्पेसिफिक डिस्काउंट रेट आपको सेट करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से एनपीवी कैलकुलेशंस करना चाहते हो। फोर्थ, पॉलिटिकल रिस्क मैनेजमेंट। देखो पॉलिटिकल रिस्क की अगर बात करें, एडवर्स पॉलिटिकल इवेंट्स जैसे पॉलिसी में चेंजेस आना, इंस्टेबिलिटी आना, एक्सप्रोप्रिएशन होना या जो जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स आना, ये सारी चीजें पॉलिटिकल रिस्क को अराइज करती हैं। आप इनको असेस कैसे कर सकते हो, रिस्क एनालिसिस करो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पता चलेगी, लीगल फ्रेमवर्क्स को डिटेल में इवैल्यूएट करो, सिनेरियो प्लानिंग करो, वर्स्ट केस पॉलिटिकल सिनेरियोज को अच्छे से टेस्ट करो, मिटिगेशन के लिए रिस्क इंश्योरेंस करवाओ, लोकल से पार्टनरशिप करो और डाइवर्सिफिकेशन करो। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग कैपिटल बजटिंग में। ट्रांसफर प्राइसिंग कैश फ्लो एस्टिमेट्स और प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। अगर एग्जांपल दूं, HCL टेक्नोलॉजीज यूएस सब्सिडरी से इंडिया यूनिट को सॉफ्टवेयर सर्विसेज के लिए ट्रांसफर सेट प्राइस को सेट करना पड़ता है, जिससे जो यूएस प्रोजेक्ट की एनपीवी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है जी। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, नेट इनकम अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नेट इनकम अप्रोच, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेट इनकम अप्रोच एक कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी है जो कहती है कि फर्म की टोटल वैल्यू और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिग्री ऑफ लिवरेज से इन्फ्लुएंस होता है। यानी डिग्री ऑफ लिवरेज मतलब डेट वर्सेस इक्विटी का जो मिक्स है। बहुत सिंपल लॉजिक है, डेट का यूज बढ़ाने से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है कम होती है क्योंकि डेट चीपर होता है, जिससे फर्म की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्योंकि टैक्स शील्ड की वजह से डेट का जो है वो चीपर कंसीडर किया जाता है। अगर मैं इसमें कुछ आपको की पॉइंट्स बताऊं, कैपिटल स्ट्रक्चर, डेट और इक्विटी का मिक्स फर्म की नेट इनकम को इम्पैक्ट करता है, ठीक है जी। लिवरेज इफेक्ट, ज्यादा डेट से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ती है, लेकिन ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है क्योंकि हायर रिस्क होता है डेट में। अगर मैं आपको इसका फॉर्मूला बताऊं, फर्म की वैल्यू इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करें, दैट इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, एग्जांपल देता हूं, टाटा मोटर्स डेट इक्विटी रेशियोज का 1:1 से 2:1 कर दिया उन्होंने, ठीक है। टैक्स शील्ड से कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से 9% हो जाती है। इससे क्या होगा, जो फर्म की वो वैल्यू है इंक्रीज हो जाएगी। अब आता है कैपम, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार आया है।
कैपम यानी कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल एक मॉडल है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन सिस्टमेटिक रिस्क जो बेटा है, रिस्क फ्री रेट और मार्केट रिटर्न, तीन चीजों के बेस पे रिस्क इसको यूज किया जाता है रिस्क रिटर्न एनालिसिस फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, स्पेशली कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के दौरान। फॉर्मूला बताऊं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बेटा टाइम्स मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट। ठीक है, मेंशन्ड है स्क्रीन पे। कंपोनेंट्स की बात करें तो रिस्क फ्री रेट सेफ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। ठीक है, इंडियन 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सपोज करो 6% है, वे इसके एग्जांपल है। बेटा एसेट का सिस्टमेटिक रिस्क होता है, मार्केट के साथ वोलेटिलिटी मेजर करता है, यानी ओला इलेक्ट्रिक का जो बेटा 1.5 चल रहा है। मार्केट रिटर्न ये एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न निफ्टी 50 का 12% है सपोज करो। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रिस्क फ्री रेट आपका 6% है, मार्केट रिटर्न 12%, बेटा 1.2, तो फॉर्मूला लगाने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 13.2% हो जाएगा। अब कैपम क्यों जरूरी है? हेल्प करते हैं एमएनसी को रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को कैलकुलेट करने में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में गाइडेंस देता है बाय कंपेयरिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न वर्सेस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है जी। अब कुछ कमिटीज हैं, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ गए हैं, सारे पूछे गए थे। देखो, इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ लैंडमार्क कमिटीज ने गेम चेंज किया, जिसमें नंबर 1 आती है वाईबी रेड्डी कमेटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल सेविंग्स इंटरेस्ट रेट रैशनलाइजेशन के लिए ये इंश्योरिंग मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स आपको मिले, यानी वाईवी रेड्डी कमेटी का क्या कहना था, जो स्मॉल सेविंग्स इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको उनकी जो रैशनलाइजेशन है वो इसने बताई थी, जिससे जो आपके रिटर्न्स हैं वो मार्केट लिंक्ड हो जाती हैं। फिर आती है राशिद जिलानी कमेटी, कैश क्रेडिट सिस्टम के बजाय रिवाइज्ड लेंडिंग मेथड्स को यूज करो, इससे जो आपका क्रेडिट डिसिप्लिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। थर्ड, एस एन केलकर कमेटी, रीजनल रूरल बैंक्स के रिफॉर्म्स इन्होंने दिए थे, जिससे रूरल क्रेडिट स्ट्रेंथन हुआ था। नेक्स्ट, आईटी वेस्ट कमेटी, वर्किंग कैपिटल के लैंडिंग नॉर्म्स इन्होंने दिए थे। इंश्योरिंग एफिशिएंट फंड एलोकेशन, बेसिकली ये आपका मैचिंग का क्वेश्चन था, एक तरफ चारों कमेटी, एक तरफ डिस्क्रिप्शन, आपने मैच करके करेक्ट आंसर को बताना था। नेक्स्ट आता है एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया। एक्सिम बैंक इंडिया के एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। प्रोग्राम्स की बात करूं तो टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म फंडिंग एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए देता है, वर्किंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए देता है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फाइनेंस, इंडियन कंपनीज को फॉरेन एक्सपेंशन के लिए पैसे दिए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आके आते हैं पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, एक्सपोर्टर्स को शिपमेंट के बाद क्रेडिट दिया जाता है, जिससे कैश फ्लो स्मूथ होता है। ठीक है, अगेन ये आपको उन्होंने आपको 7-8 ऑप्शंस दे दी थी, उन्होंने चूज करके बताया था इनमें से मेन प्रोग्राम्स उनके बताओ, सो दैट इज द अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आती है प्राइवेटाइजेशन वाया स्ट्रेटेजिक सेल। स्ट्रेटेजिक सेल यानी गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की इक्विटी शेयर्स प्राइवेट एंटिटीज या दूसरे पीएससीज को बेचती है, जिससे मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। अब ये चीज पॉपुलर क्यों है? एक तो फंड्स रेज करने में हेल्प होती है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और जो फिजिकल बर्डन है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, अब एक दो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसको भी मैं आपको बता दूं। एफएक्स स्पॉट, ये वो एग्रीमेंट है या कह लो एग्रीमेंट टू बाय वन करेंसी अगेंस्ट सेलिंग अनदर एट अ एग्रीड प्राइस फॉर सेटलमेंट ऑन द स्पॉट डेट, जो यूजुअली T+2 होती है, उसे एफएक्स स्पॉट कहते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी डेट टिपिकली 2 बिजनेस डेज से ज्यादा होता है। ये दो पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, अब अगर मैं इसका आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, ट्रांसफर प्राइसिंग और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग ग्लोबल बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग फेयरली एलोकेट करती है कॉस्ट और रेवेन्यू को अक्रॉस सब्सिडरीज, टैक्स कंप्लायंस को इंश्योर करती है, डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने में हेल्प करती है, एमएनसी की प्रॉफिटेबिलिटी ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है। दूसरी तरफ मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्रॉस बॉर्डर प्रोजेक्ट्स को विद कैश फ्लोज, एक्सचेंज रेट रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क एक्सेट्रा कंपेयर करती है, इवेल्युएट करती है, इनकॉर्पोरेट करती है ट्रांसफर प्राइसिंग को एक्यूरेट फाइनेंशियल्स के लिए, कैपम को रिस्क रिटर्न एनालिसिस के लिए यूज करती है, नेट इनकम अप्रोच को कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज करती है।
सो एट एंड ट्रांसफर प्राइसिंग और मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग एमएनसी के लिए ग्लोबल सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनल ट्रांजैक्शंस को फेयर और टैक्स कंप्लाइंट रखती है, ऑप्टिमाइज करती है प्रॉफिट्स को। मल्टीनेशनल कैपिटल बजटिंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करती है, कैश फ्लोज को मैनेज करती है, एक्सचेंज रेट रिस्क को मैनेज करती है, पॉलिटिकल रिस्क को मैनेज करती है, और इवन कैपिटल स्ट्रक्चर को बेसिकली थ्रू नेट इनकम अप्रोच। कैपम रिस्क रिटर्न एनालिसिस में बैलेंस देता है, और इंडियन रिफॉर्म्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाते हैं। इंडियन रिफॉर्म लाइक आपका एक्सिम बैंक, स्ट्रेटेजिक सेल्स, वाई वे रेडी कमेटी, जो मैंने आपको सारी करवाई है। सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड इवन यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की कंप्लीट होती है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। सो करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलेंगे विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।